स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ के आज के सेशन में। आज हम बात करेंगे कि एक यूएस बेस्ड ट्रेडिंग कंपनी ने इंडिया में बहुत बड़ा स्कैम किया है, 36,500 करोड़ का स्कैम। अगर हम देखें तो इंडिया में जो ऑप्शंस ट्रेडर्स होते हैं तो हम समझते हैं कि यार ये नुकसान कर रहे हैं। 93% ऑप्शन ट्रेडर्स इंडिया में लॉस करते हैं और हमें लगता है कि इनकी गलती की वजह से है। एक हिसाब से ये ठीक है, लेकिन अगर उसके पीछे की कहानी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग्स जीरो सम गेम है। मतलब आई विन यू लूज, कोई पैसा बनाएगा तो कोई गवाएगा। और यही चीज है, इंडिया के अगर ऑप्शनल ट्रेडर्स पैसा गवा रहे हैं तो कमा कौन रहा है? जेन स्ट्रीट जैसी कंपनीज पैसा कमा रही है जो यूएस बेस्ड कंपनीज है, और इंडिया में इतना बड़ा स्कैम करके पैसा कमाया इन्होंने। तो ये कैसे हुआ है? मतलब आपने अगर इसको नोटिस किया हो तो सुबह 9:15 पे मार्केट खुलती है और प्राइस एकदम से इन्फ्लेट होते हैं, मतलब प्राइस सोर करते एकदम हाई। देन आफ्टर आपको देखने को मिलता है कि 3:15, 3:30 के आसपास प्राइस एकदम गिर गया। मतलब कि ये करते क्या थे, सुबह मॉर्निंग सेशन में बहुत ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते थे, मतलब बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते थे, ट्रेड करते थे। और उसके बाद में क्या होता था, जैसे ही ये पैसा आप देखेंगे मार्केट में किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता था तो ये लोग दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स होते थे, इंडिया के जो रिटेल ट्रेडर्स होते थे, उन्हें लगता था स्टॉक ऊपर जा रहा है, मतलब शायद कुछ मूवमेंट है, तो वो हर कोई उसमें कूद जाता था। मतलब उड़ते हुए एक तरीके से मार्केट में हर कोई कूदने की कोशिश करता था। उसकी वजह से होता क्या था कि इन्हें पैटर्न पता है, फिर प्राइस सिग्निफिकेंट अमाउंट पे चला गया है, उसके बाद में वहां पे लिक्विडेट किया जाता है उसको, मतलब सेल किया जाता है। तो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स उस तरीके से स्टॉक को सेल करते एंड उसका प्राइस ड्रॉप होता है, प्राइस सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होता है। और ये इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स तो अपना पैसा बना लेते हैं, लेकिन जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो इस पैटर्न को देख नहीं पाते हैं, वो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। और ये बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हो रहा था। तो आप समझेंगे 36,500 करोड़ का स्कैम है और इतना मुनाफा कमाया गया है जेन स्ट्रीट कंपनी के द्वारा। इसी तरीके से इंडिया के जो मासूम रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको स्कैम कर कर, लूट कर, या उनके इमोशंस के साथ में एक तरीके से मार्केट एनवायरनमेंट में खेलकर। और इस चीज की वजह से जेन स्ट्रीट पर सेबी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। हमको समझ में आता है सेबी ने बार कर दिया जेन स्ट्रीट को इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में डील करने से। अगर आप ये आर्टिकल देखेंगे, सेबी बैन्स जेन स्ट्रीट फ्रॉम डीलिंग इन इंडियन सिक्योरिटी मार्केट, और जो डेरिवेटिव मार्केट है उसमें ये काम नहीं कर पाएंगे। तो ये बैन हमको देखने को मिला है। तो ये जो कहानी है इसको पूरी तरीके से समझेंगे, कैसे स्कैम हुआ, किस तरीके से हुआ, कैसे मॉर्निंग में मार्केट ऑर्डर प्लेस किया जाता है, प्राइस को इन्फ्लेट कर दिया जाता है, लेकिन शाम मतलब आफ्टरनून का जो सेशन होता है उसमें सब कुछ बेचकर प्राइस को ड्रॉप कर दिया जाता है, और कैसे इतना ज्यादा मुनाफा कमाया उसके बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले स्टडी IQ आप देखेंगे, टेलीग्राम पे मैड लाइफ स्टडी IQ लिखेंगे, आपको ये चैनल मिलेगा जिसमें 200 के आसपास सब्सक्राइबर है। आपको उसको सिग्निफिकेंटली हायर लेवल पे ले जाना है। अगर आपको इन वीडियोस से वैल्यू प्रोवाइड होती है, 200 को हमको एटलीस्ट 1000 तक पहुंचाना है विद इन फ्यू मंथ्स। सो दैट इज आवर फर्स्ट टारगेट। उसमें आपको क्या मिलेगा, इस चैनल पे यू विल फाइंड एक्सप्लेनर वीडियोस, जो भी स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के प्रिपरेशन के रिलेटेड, वो सारी चीजें। एंड उसी के साथ में मेंस जैसे एग्जाम आ रहा है या फिर आने वाले जितने भी यूपीएससी के मेंस होंगे, प्रीलिम्स होंगे, उनके टेस्ट सीरीज, PYQ, सारी चीजें। लेकिन पर्टिकुलरली मेंस का जो वैल्यू एडिशन है, कैसे आप अपने आंसर को प्यूरिफाई कर और ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, वो सारी चीजों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये मेंस का वैल्यू एडिशन कंटेंट भी मिलेगा। उसी के साथ में अगर आप 12th जस्ट खत्म हुआ है, फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो एंड 2028 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हो, तो कहीं ना कहीं 2028 में अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो स्टडी IQ आरंभ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी आप इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू लिंक से वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये चीज है, आप इस तरीके से जो भी फीचर्स है उसको देख सकते हैं। उसी के साथ में यहां से भी आप उसको स्कैन कर QR को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारा चीज हो गया। उसी के साथ में कहानी पे कंटिन्यू करते हैं, किस तरीके से सिचुएशन हुई है, कैसे चीजें बन रही है। अगर आप देखेंगे कि जेन स्ट्रीट को बैन कर दिया गया है इंडियन मार्केट से, तो ये अभी इसी जस्ट जुलाई के महीने में ये चीज हुआ है। सेबी ने बार लगाया, ये क्यों लगाया? क्योंकि जेन स्ट्रीट आप देखेंगे क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग करता था। ये क्या होता है? क्वांटिटेटिव, दैट इज क्वांट, राइट? क्वांट मतलब मैथ समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, बहुत ही भारी भरकम, आप समझेंगे बहुत भारी भरकम डेटा है। ये सारा जो डेटा सेट्स है इसको एक प्रोग्रामर यूज करता है, और उसको यूज करने के बाद में वो एक पैटर्न देखता है। पैटर्न मार्केट में समझ में आता है कि कब बाय करने पर, कब सेल करने पर प्रॉफिट बनाया जा सकता है, कब शॉर्ट कर
किस तरीके से उसको फिर से बाय करने पे प्रॉफिट बनाया जा सकता है। ये सारे पैटर्न्स को नोटिस करता है, स्ट्रेटजीज बनाता है एंड उसके बेसिस पे जो अल्फा है या जो मार्केट से एक्स्ट्रा रिटर्न्स है वो जनरेट करने की कोशिश की जाती है। तो एल्गोरिथम ट्रेडिंग कह दीजिए, क्वांट ट्रेडिंग कह दीजिए, कहीं ना कहीं यही चीज है जिसमें जेन स्ट्रीट डील करती थी, तो उस तरीके से ऑपरेट करती थी। अब इन पे एलिगेशंस लगे हैं जो इन्होंने स्कैम किया है कि इन्होंने एल्गोरिथम जो ट्रेडिंग है उसका मिसयूज किया है, उसके साथ साथ में मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में डालकर और वहां से अब्सॉर्ब कर ये चीज करने की कोशिश की है। अगर आप देखेंगे कि सेबी ने जो ये एक्शन लिया है, ये बहुत बड़ा किसी भी एक्सटर्नल प्लेयर्स पे अभी तक का सबसे बड़ा क्रैकडाउन हमको देखने को मिला है। तो ये जो चीज हुई है, अगर आप इसको समझेंगे तो जेन स्ट्रीट है क्या? यूएस बेस्ड ग्लोबल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट फर्म है। अगर आप देखेंगे ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं, एचएफटी, जिसमें बहुत ज्यादा तेजी से पैसा डाला जाता है, निकाला जाता है, स्विफ्टली सारी चीजें की जाती है, ऑप्शंस जो डेरिवेटिव्स है उन सब में डील किया जाता है ना। ये चीज हमको देखने को मिलता है। ये स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, ईटीएफ्स है, डेरिवेटिव्स, हर चीज में, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में डील करते हैं। अगर आप देखेंगे न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग, हर जगह पे इनके ऑफिसेस देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ में आप देखेंगे इतने सारे आर्टिकल्स इस पे छप रहे हैं कि किस तरीके से जेन स्ट्रीट ने इंडिया के जो रिटेलर्स हैं उनको स्कैम किया, इंडिया की सेबी को इतने समय से चकमा देकर इतना भारी भरकम प्रॉफिट और स्कैम को अंजाम दिया। अगर आप देखेंगे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में आपको उस तरीके से बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में देखने को मिलता है और अचानक से मार्केट में लिक्विडिटी गायब हो जाती है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक तरीके से डेरिवेटिव्स में ही ऑपरेट करते थे, बॉन्ड्स भी है, ईटीएफ्स भी है, हर किसी में ऑपरेट करते थे, लेकिन इनका जो प्रॉफिट है, सिग्निफिकेंट प्रॉफिट है, ये ऑप्शंस ट्रेडिंग से देखने को मिला और वहीं से कहीं ना कहीं शक कि जो दायरे में ये फर्म आई है और उसके बाद में ये सारी चीजें हमको एविडेंस के तौर पे पता चली है। अगर आप देखेंगे तो 1999 में 2000 के आसपास ये फर्म एस्टैब्लिश की थी टीम रेनॉल्ड्स ने, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर है और ट्रेडर है, राइट। ये इस तरीके से एस्टैब्लिश हुई थी टीम और इस तरीके से फर्म एस्टैब्लिश हुई थी। फर्दर अगर आप देखेंगे तो सेबी के एलिगेशंस क्या है कि एल्गो ट्रेडिंग को मिसयूज किया जा रहा था, उसमें प्राइस को उस तरीके से मैन्यूवर करके चेंज किया जा रहा था लिक्विडिटी की वजह से, एंड उसके साथ में लार्ज वॉल्यूम डेरिवेटिव्स को ट्रेड करना या फिर मार्केट का जो फेयरनेस है उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर अनफेयर प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर आप देखेंगे इसमें आपको समझ में आएगा कि 43,000 का इनको प्रॉफिट होता है, 43,000 का ये प्रॉफिट शोकेस करते हैं, उसमें से 7,000 का जो लॉस डिक्लेयर करते हैं, मतलब नेट 36,000, मतलब 36,500 का नेट प्रॉफिट इस तरीके से इनको होता है। ये एफएनओ ट्रेड से इनको ये प्रॉफिट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो यूएस की फर्म है इसका एरोगेंस है, सेबी के मसल से मिलता है और ये हमको देखने को मिलता है एंड में रिजल्ट किसको बैन कर दिया जाता है, इंडियन सिक्योरिटी मार्केट से। अगर आप फर्दर इसके नुआंसेस देखेंगे आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जब स्टार्ट हुई थी तो ट्रेडर्स और जो टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट थे इनको लाया, उनको बिठाया, उस तरीके से एस्टैब्लिश किया पूरी फर्म को ग्राउंड से, एंड आफ्टर न्यूयॉर्क में स्टार्ट होती है, 45 नेशंस प्लस में इसके ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं, इसके हेडक्वार्टर है, ऑफिस है, उसके साथ साथ में 2600 से ज्यादा स्टाफ मेंबर्स थे, मतलब बहुत बड़ी ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म थी, अमंग द टॉप फर्म्स में इसका नाम था। और ये एलिगेशंस और ये स्कैम जब इस तरीके से उजागर होता है तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि जो एल्गो ट्रेडिंग है, जिस तरीके से इनोवेशंस हो रहे हैं, वो इनोवेशंस कैसे मैल प्रैक्टिसेस में खुद को इन्वॉल्व कर देते हैं और उसके क्या नुकसान होते हैं, ये हमको समझ में आता है कि जो ऑप्शंस की जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो आर्म ट्रेडर्स हैं, उनको इतने हैवी कंप्यूटर्स, इतने हैवी जो अल्गो ट्रेडर्स है, क्वांट ट्रेडिंग है, उसके सामने वो कुछ भी नहीं है और उस तरीके से वो अपना पैसा जो हार्ड अर्न मनी है उसमें गवा रहे हैं, राइट। ये जो फर्म्स हैं अगर ये प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो चल जाएगा, उतना नहीं कमाएगी तो, लेकिन जो इंडिविजुअल पैसे लॉस कर रहा है उनके लिए वो सब कुछ है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है और ये चीज इसी इंसिडेंट से उजागर होता है। एक केस स्टडी के तौर पे हमको समझ में आता है कि इंडिया में जो रेगुलेशन है वो इस तरीके से इतना मजबूत नहीं था कि ये चीजें ओपनली हुए जा रही थी, या फिर अभी जाकर पता चला है हमें। और अगर हम इस पे स्ट्रिक्टनेस लाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर क्वेश्चन किया जाएगा कि इंडिया जो रेगुलेशंस है उसको लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, तो ये भी क्वेश्चन वाली चीजें आ जाती है। तो क्या फर्दर डेवलपमेंट्स होंगे, किस तरीके से जो इमेज ये जो फर्म्स हैं इंडिया का इस रिस्पेक्ट में है वो कैसे क्रिएट होगा उसको भी समझेंगे। तो अगर हम नुआंसेस को देखें तो ये कैसे कर रहे थे, इंट्रा डे इंडेक्स मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी से ये किस तरीके से हो रहा था। अगर आप देखेंगे कि ये निफ्टी बैंक के स्टॉक्स को, ये निफ्टी बैंक के जो भी इंडाइसेस हैं उनको खरीदते थे, इन सारी चीजों को खरीदते थे बहुत भारी अमाउंट में मॉर्निंग के समय पे। जब इन्हें खरीदा जाता था तो जो इनका ऑप्शंस होता था, जैसे कि ऑप्शन अगर आप देखेंगे वो एक स्टॉक है, लेट्स से टाटा स्टॉक है, रिलायंस का स्टॉक है, राइट। अब इनके ये जो एक्चुअल स्टॉक्स को आप खरीद रहे हैं, इनके जो भी
उस तरीके से आप इसे खरीद रहे हैं। उसके बाद में इनके जो ऑप्शंस होते हैं उसमें भी प्राइस फ्लक्चुएशन हमको देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे बाय ज्यादा हो रहा है दैट मीन्स वहां पे भी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा और वहां पे जो प्रॉफिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंटली हाई होते हैं। तो ये चीज हमको देखने को मिलती थी कि यहाँ पे भारी भरकम पैसा डालकर लिक्विडिटी लाकर ऑप्शंस को इन्फ्लेट किया जाता था। वो इन्फ्लेट होता था जब सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बन जाता था, फिर मार्केट से एग्जिट कर दिया जाता था और उसमें फंस जाते थे रिटेल ट्रेडर्स। ये चीज हमको पूरी इस कहानी से समझ में आता है कि आर्टिफिशियली प्राइस को ड्राइव किया जा रहा था और उसकी वजह से रिटेल ट्रेडर्स को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। मतलब जीरो सम गेम है। इनको जितना मुनाफा हुआ है 36,500 करोड़ का, मतलब इंडियन रिटेल ट्रेडर्स ने उतना ही पैसा गंवाया है। ये चीज हमको समझ में आता है। अगर आप इसमें फर्दर देखेंगे तो कैश हो, एक्विटी हो, हर लेवल पे ये ऑपरेट करते थे, लेकिन मेजर इनका प्रॉफिट हमको इस चीज से देखने को मिला है। तो अब आप देखेंगे कि इन पे शक के दायरे में इस तरीके से आने लगे कि इनका इतना एसेट भी नहीं है जितना ये प्रॉफिट कमा रहे हैं इंडिया से। मतलब एसेट भी, तो आपके पास एसेट 100 रुपए का है, आप प्रॉफिट 200 रुपए का कमा रहे, तो कहीं ना कहीं शक के दायरे में आओगे। तो वही चीज इनके साथ भी इस तरीके से हुआ है कि एसेट नहीं था, उससे ज्यादा इनके प्रॉफिट हमको देखने को मिल रहे थे। तो ये चीज है। एंड उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो अभी ये क्या कर सकते हैं, सेबी ने बैन लगा दिया, इनको बार कर दिया इंडियन सिक्योरिटी मार्केट से। व्हाट दे वुड बी डूइंग नाउ, तो 21 दिन का विंडो है इनके पास, ये अपने ऑब्जेक्शंस को सबमिट कर सकते हैं एंड उसके बाद में आगे नुआंसेस हमको देखने को मिलेगा। ये पर्सनल हियरिंग भी इनको मिल सकती है, वो सारी चीजें हैं। एंड अभी उसके साथ में क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि जो एफएफआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे ये एफएफआई थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे, ये इंडिया में पैसा उस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे थे और अपना जो प्रॉफिट है वो फिर से इंडिया से यूएस को ले जा रहे थे। तो ये चीज हमको समझ में आता है। अब इससे ये चीज हो सकता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो पैसा इंडिया में आ रहा था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का जो पैसा इंडिया में आ रहा था, वो कहीं ना कहीं रुकेगा, वो कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि सरकार जो है गाइडलाइंस लाएगी और ज्यादा इसको स्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगी कि इस तरीके से जो एल्गो ट्रेडिंग है उससे ऑप्शनल जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उन्हें नुकसान ना हो। तो ये चीज हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, राइट। ये डेवलपमेंट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें किस तरीके से चीज होता है कि हम रेगुलेटरी ओवरसाइट को मजबूत करते हैं, बहुत स्ट्रांग करते हैं, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम आएगा तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी। अगर हम इसको ढीला छोड़ देते हैं तो इसी तरीके से ऐसे स्कैम हमको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक बैलेंसिंग अप्रोच बहुत जरूरी है और किस तरीके से उसको नुआंसेस को हैंडल किया जाएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सेबी ने ये जो चीज किया है, इससे समझ आता है कि मार्केट इंटेग्रिटी बनाए रखना बहुत जरूरी है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है और आने वाले समय में अगर आप देखेंगे आने वाले डेकेड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक अमंग जितने भी बड़े बड़े वर्ल्ड पावर्स हैं उसमें ये होने वाली है। तो जब ये होने वाला है, आने वाला डेकेड जिस तरीके से इंडिया का होने वाला है, तो वो चीज से ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि कॉन्फिडेंस और ये जो ट्रस्ट है ये बना रहे हैं, ऐसे स्कैम्स की वजह से ये लूज ना हो जाए। उसी के साथ में जो मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस है उसको रिड्यूस करना या सिग्निफिकेंटली एक तरीके से एलिमिनेट करना भी इंपॉर्टेंट है। उसमें आप देखेंगे जो एडवांस ट्रेडिंग टैक्टिक्स है, जो स्ट्रैटेजीज है, एचएफटीज है, अल्गो ट्रेडिंग है, ये सारी चीजें जो भी नुकसान क्रिएट कर रही हैं उसको रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट है ताकि वो चीज ना हो। और इसके जो बेनिफिट्स हैं, अगर ये बेनिफिट्स है तो हर कोई उसके बेनिफिट्स रीप कर पाए, राइट। ये जो जीरो सम गेम है उसमें इंडिविजुअल्स ना फंस जाए, और ये जो चीज है इसके अराउंड कुछ रेगुलेशन लाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम देखेंगे पास में भी स्कैंडल्स हुए हैं, राइट, सेबी ने एक्शंस लिया है उसमें। जैसे एनएससी का को लोकेशन कंट्रोवर्सी हुआ था कि एनएससी के पास में ही उस तरीके से कुछ कंप्यूटर्स थे जिनके पास अर्ली एक्सेस हो जाता था, तो जो विद इन माइक्रो सेकेंड्स का जो समय होता था जिसकी वजह से वो डिसीजन ले पाते थे, उसकी वजह से वो सिग्निफिकेंटली हाई प्रॉफिट अर्न कर पाते थे। तो ये चीज हमको देखने को मिला था, राइट। तो इसी तरीके से जो फाइनेंशियल मार्केट है ये बहुत बड़ा हो रहा है, ये एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन इसके जो चैलेंजेस हैं ये भी हमको देखने को मिल रहे हैं कि ऐसे स्कैम्स देखने को मिलते हैं, टेक ड्रिवन स्कैम्स हमको देखने को मिलते हैं। तो ये जो चीज है इसको अगर हम समझे तो एक डिलेमा हमारे सामने आता है, दैट इज कि आप देखेंगे 2024 में $33 बिलियन का एफपीआई इंडिया में आया था। अब जो हमारा इसको स्ट्रिक्ट करने की कोशिश होगी, रेगुलेशन की कोशिश होगी, क्या ये एफपीआई जो है ये ड्रॉप होगा? अगर ये ड्रॉप होगा तो इंडिया की इकोनॉमी जो है क्या उसे भी इंपैक्ट होगा? ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इस चीज को अगर हम देखें तो ये आपके GS2 में कैसे इंपॉर्टेंट है। GS2 में आप देखेंगे सेबी एज अ जो रेगुलेटरी बॉडी है उस पर क्वेश्चन आ सकता है, राइट, मेंस के अंदर उस हिसाब से, या फिर आप देखेंगे फाइनेंशियल जो रेगुलेशंस है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप देखेंगे GS3 में तो एल्गो ट्रेडिंग, हाई फ्रीक्वेंसी जो ट्रेडिंग है, इसको आप साइंस एंड टेक के हिसाब से देखिए, वैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ये जो होता है इनका इंपैक्ट क्या होता है। अगर आप देखेंगे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पे, अगर इस तरीके से कोई स्कैम होता है, या फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये आने वाले समय में और ज्यादा बड़े होने वाले, तो ये एक तरीके से बून होगा या फिर बेन होगा, ये क्या चीज है उसके ऊपर
ये क्वेश्चन आ सकता है। सिमिलरली एथिक्स पे की स्टडीज आ सकती है, कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस पे और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, है ना, CSR पे, इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो फिनांस के अंदर एथिक्स होना चाहिए वो जो चीज़ है वो यहाँ पे समझ में आती है। तो ब्रॉडर एक एथिकल और पॉलिसी क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जो रैपिड फाइनेंशियल इनोवेशंस हो रहे हैं हमारे सामने, कहीं ना कहीं इनोवेशंस बहुत तेजी से हो रहे हैं और इसके जो लूपहोल्स है, जो लॉज है, लॉज में इनोवेशन नहीं देखने को मिल रहा है। तो जो भी लूपहोल्स है उसको यूज कर ये इनोवेशंस हर जगह से नेविगेट कर मैन्यूवर कर अपने बेनिफिट्स को रीप कर पा रहे हैं, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा रेपरकशंस और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो बहुत नेगेटिव है। तो उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो चीज़ है, ये सारे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं कि फाइनेंशियल इनोवेशंस के साथ में हम किस तरीके से इसको कंट्रोल करेंगे, कैसे रेगुलेट करेंगे, कैसे बैलेंसिंग अप्रोच अपना पाएंगे, ताकि इंश्योर किया जाए कि एफपीआई का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बना रहे और जो ऐसे स्कैम्स है वो ना हो। तो जो इन्वेस्टर ट्रस्ट है डोमेस्टिक मार्केट में वो बना रहे, ग्लोबल मार्केट में जो इन्वेस्टर ट्रस्ट है वो बना रहे, उसी के साथ में ऐसे स्कैम्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसके बारे में ये चीज समझी जा सकती है। तो एक जो लाइन है वो ड्रॉ हो जाना चाहिए कि कैसे इसको इंश्योर किया जाएगा। फर्दर अगर की टेक अवेज के रूप में हम इसको समझें तो जो इवॉल्विंग रेगुलेटरी हमारा कैपेसिटी है, हम उस तरीके से इसको इवॉल्व कर रहे हैं, ये थोड़ा स्लो पेस में है और इसको स्पीड अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टेक जिस तरीके से इवॉल्व कर रहा है ये हर समय पे, हर दिन अगर आप देखेंगे एआई में चेंजेस आ रहे हैं, अपडेट्स हो रहे हैं, लेकिन हमारे लॉज आज भी बहुत आउटडेटेड हैं। तो उसको अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये एक तरीके से हमारे सामने रियल वर्ल्ड का केस स्टडी के तौर पे हमको देखने को मिलता है कि इतना भारी भरकम प्रॉफिट कोई कंपनी कमा सकती है, स्कैम कर सकती है और कंट्री की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके नज़र में भी नहीं आई इतने समय तक। और उसके बाद में हमको ये पता चला जब उसके रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट्स है, वो सारी चीज़ों को हमने नोटिस किया, पैटर्न्स को नोटिस किया, तब जाकर हमको ये पता चला। तो जो रेगुलेशन एक तरीके से हम इसे प्रिवेंट कर पाते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो वैसे हमें लॉज लाने होंगे कि हम इसे प्रिवेंट कर पाए, रादर देन कि स्कैम हो गया है अब उसके बाद में हम उसको एक तरीके से चेक कर रहे हैं कि अच्छा ये हो गया है, अब इसे कैसे उससे टैकल करना है। सो बेटर ये रहता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसके अराउंड भी कुछ पॉलिसी डिस्कशन होनी चाहिए ताकि चीज़ों को उस तरीके से मैनेज किया जा सके। उसी के साथ में यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे कि अल्गो ट्रेडिंग जो है उसमें आप समझेंगे सेबी से रेगुलेट करता है अल्गो ट्रेडिंग को। फर्दर है कि ये फॉरेन एंटिटीज नहीं कर सकती है। तीसरा है कि इस इंडेक्स डेरिवेटिव्स के थ्रू होता है। आपको कौन सा लगता है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, जो भी है आप उसको टिक कर सकते हैं, कमेंट में अपना जो आंसर है उसको लिख सकते हैं। उसी के साथ में मेंस के लिए क्वेश्चन है कि जो चैलेंजेस हमको समझ में आ रहे हैं एफएफआई को मॉनिटर करने में, वो कहीं ना कहीं जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं, ये जो चैलेंजेस और इशू है जो जेन स्ट्रीट केस से हमको समझ में आ रहे हैं। उसी के साथ में आपको एक बैलेंस बताना इसमें कि फाइनेंशियल मार्केट का ओपननेस रखे या सिस्टमेट इंटेग्रिटी रखें, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि हम रेगुलेशन लाएंगे, उसको स्ट्रिक्ट कर देंगे या फिर ये ओपननेस रखेंगे ताकि वो इन्वेस्ट कर पाए। तो इसके ऊपर GS2 या 3 पे इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। सिमिलरली एथिक्स पे क्वेश्चन बन सकता है, केस स्टडी बन सकती है कि आप समझेंगे आप सेबी में एक ऑफिशियल है और ये सारी अल्गो ट्रेडिंग और ये स्ट्रैटेजीज कर रही थी जेन स्ट्रीट। अब आप ऑफिशियल है, सीनियर ऑफिशियल है, अब आपके ऊपर प्रेशर है ग्लोबल इन्वेस्टर से, आपके ऊपर प्रेशर है डोमेस्टिक जो भी पॉलिटिशियंस है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से, और आप इस पे क्या डिसीजन लेंगे, कौन से एथिकल कंसर्न्स आप फेस कर रहे हैं, क्या डिलेमा है, उसके साथ में आप बैलेंस कैसे करेंगे, एंड उसी के साथ में आप इंडिया के रेपुटेशन को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे एज ए ओपन इकोनॉमी, ये सारी केसेस में, एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी क्या चेंजेस होंगे जो आप लाएंगे जिसकी वजह से इंश्योर किया जाएगा कि ऐसे स्कैम्स फिर से ना रिपीट हो। ये बात हो जाती है। उसी के साथ में ऐसे के लिए क्वेश्चन है आपके लिए, वो है कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसने फाइनेंशियल मार्केट को बहुत बड़ा कर दिया, बहुत एक्सपैंड कर दिया है, हर होराइजन तक इसको पहुंचा दिया है, लेकिन उसी के साथ में कुछ सिस्टमिक वल्नरेबिलिटीज है जिसकी वजह से अब डिलेमा आ जाता है कैसे इसको नेविगेट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे के लिए है, इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी के साथ में आप देखेंगे मैड लाइफ स्टडी IQ आपको जाना है, 200 के आसपास सब्सक्राइबर है, इसको सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करना है एंड सो दैट यू विल फाइंड ऑल दिस वैल्यू ओवर देयर। उसी के साथ में जो स्टडी IQ आरंभ है, आपको यहाँ जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। आई होप एंड विश आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फेलोज सो दैट दे कैन ऑल्सो फाइंड वैल्यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।